ये अर्थ और अर्थ से यहाँ पे कोई स्पेस में कोई सैटेलाइट है, उसके अंदर ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी का के ऊपर जो फोर्स लगती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर होगी वो कितना होगी? देखो सपोज इसका मास m, इसका मास me, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू जी me m अपॉन r स्क्वायर। सपोज यहां से वहां तक डिस्टेंस कितना है? r, यहां से वहां तक r लेते हैं। अब जितना ये जब फोर्स लगाएगा तो इसका जो फ्लोर है, ये वाला फ्लोर, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, दैट इज r, और ये माइनस r इक्वल टू जितनी फोर्स के साथ वो देखो किसी बॉडी को सरफेस के तो ये r, अब देखो जरा, किसी बॉडी को अपना वेट फील होता है, तो वेट फील होगा, उसके लिए क्या होना होगा कि फोर्स कितना अट्रैक्ट करती है, मींस अर्थ उसको कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। वो वेट क्या था? किसको बोलते हैं वेट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। और वैल्यू किसके इक्वल आती है इसकी? इक्वल टू mg, है ना, mg के इक्वल आती है। अब जरा थोड़ी देर के लिए समझें कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, इसमें भी ये बोला जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो उस बॉडी के सेंटर की तरफ लगती है। सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ मास से है। यहां तो सपोज स्फीयर बनाया, अगर कोई बॉडी इस वे में होगी, या मैं ये बोल दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास अब जहां पे भी बनेगा उसकी तरफ होगी। समझ आ गया ना? तो यहाँ पे तो खैर सेंटर ऑफ मास स्फेरिकल ले, इलिप्टिकल ले, तो सेंटर ऑफ मास को कंसीडर कर सकते हैं कि लगभग उसके जहां से सारे पार्टिकल कवर करे। वो दो चीजें बताई थी सेंटर ऑफ मास के लिए, जहां पे ऐसा फील होता है कि टोटल फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट है, और दूसरा हर कोई पार्टिकल अपने आप को ऐसा फील होगा कि टोटल मास वहीं पे कंसंट्रेट है। तो दो चीजें, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को एग्जर्ट करते हैं तो टोटल फोर्स ऐसे लगेगा उस पॉइंट पे लगा हुआ है, और सारा मास ऐसा लगेगा कि उस बॉडी के ऊपर है, कि सारे पार्टिकल उस बॉडी के ऊपर आके उस पॉइंट के ऊपर आके रखे हुए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर फोर्स लगी है, मान के चलो हम सरफेस पे हैं, हमारे ऊपर अर्थ अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, तो सरफेस भी तो एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, अदरवाइज क्या होता, हम फ्लोर को तोड़ के नीचे चले जाते, जैसे बोलते हैं दलदल में। क्योंकि दलदल के अंदर क्या होता है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उतना रिएक्शन फोर्स नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल जो दलदल है, कीचड़ वगैरह बोल सकते हो, वहां पे उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाता, इसीलिए हम नीचे जाते रहते हैं। पानी के अंदर हम नीचे की तरफ हाथों को प्रेस करते हैं तो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से स्विम करते हैं। लेकिन दलदल में ऐसा नहीं होता। दलदल में अगर हम फोर्स भी लगाएंगे तो वो पार्टिकल, क्योंकि दलदल के पार्टिकल उतना फ्री नहीं है, हमारे हाथ में नीचे धंसते चले जाएंगे, तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे फोर्स अट्रैक्शन रिएक्शन फोर्स मान के चलो कि इसका फ्लोर रिएक्शन फोर्स लगाता है आर, तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। जो दोनों का रिजल्टेंट आने वाला है वही इस बॉडी का क्या होगा, वेट। तो किस तरह से, F माइनस आर इक्वल टू एफ डैश, कितना आएगा, वैल्यू पुट करें। अब देखो एफ डैश की वैल्यू कितना होगी, इसका मास m है और ग्रेविटी सपोज इसके ऊपर g लगती है, या एक्सेलेरेशन a लगता है, सपोज रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन की बात करें a लगता है, या g जो भी बोले, तो सबकी वैल्यू पुट करो, g me m अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर, एफ डैश की वैल्यू m, और g की वैल्यू जो होगी ये कितना होगी, me
सॉरी जी एम ई, इसकी वैल्यू देखो, एम ए की वैल्यू क्या आएगी, जी एम ई, अगर अर्थ है तो मास एम ई अपॉन अर्थ, ये ए का फॉर्मूला रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किया था ना बच्चों भाई, इसी की वजह से तो वेट है। चलिए, तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, आर को उधर लेके जाएंगे, ये इधर आएगा, तो आर इक्वस टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस, ये भी वही सेम आता है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए क्या आएगी वैल्यू, जीरो। फिर से समझो भाई, हमारे ऊपर अर्थ ने फोर्स एग्जर्ट किया, अब सरफेस भी हमारे ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर हम आराम से रुके हुए हैं, आराम से सरफेस पे हैं, तो इसका मतलब कि दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है। जितना अर्थ अट्रैक्ट करती है उतना ही हमारे ऊपर सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इस तरह से बैलेंस है। वही चीज यहां पे है कि जितना अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट किया, अब ये रिएक्शन लगती है ऊपर की तरफ। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती तो समझो वेट उतना ही था mg, लेकिन हम मानते हैं रिजल्टेंट है, क्योंकि आर की वजह से वैल्यू वेरी करती है, और सरफेस पे जो ग्रेविटी थी तो वो होती है जी एम ई अपॉन कैपिटल आर ई स्क्वायर, लेकिन रेडियस आर है वहां तक, तो ये आर स्क्वायर में आ जाएगा। प्रदीप जी, प्रदीप जी, तो इस तरह से अब हमें हमारा जो रिएक्शन आया है वो आर कितना आता है यहाँ पे, जीरो। अगर रिएक्शन जीरो है, जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, सरफेस हमें अट्रैक्ट करता है और यहाँ की सरफेस कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लगाती, रिएक्शन जीरो कब आ सकता है? याद होगा कि कोई भी किसी भी सरफेस पे कोई बॉडी अगर रुकती है तो जितना फोर्स, मान के चलो हमारी बॉडी पर अर्थ ने फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सरफेस भी को भी अगर हमें अपने सरफेस पे रोक के रखना है तो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर उतना नहीं लगाता, इसका मतलब हमारा उतना वेट नहीं है, क्योंकि सेम रिएक्शन लगाता है। सेम बात यहां पे समझो कि अगर हम कोई बॉडी इसके सरफेस पे रखी हुई है, किसके स्पेस के अंदर कोई प्लेन है, रॉकेट या कोई दूसरी सैटेलाइट या कुछ भी, और उसमें जितना ये नीचे की तरफ था अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा फ्लोर इसके ऊपर, नीचे की तरफ ग्रेविटी, ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स जो सरफेस लगाता है। अब जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो हमने कंसीडर किया कि कितना था, mg, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ ली? क्योंकि जब हमने देखा कि ऊपर उतना नहीं लगा पाता ये, भाई स्विम करते हो ना आप स्पेस में जाके, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि आपके ऊपर जब नीचे नहीं तो ऊपर भी नहीं। मेरी बात को जरा समझना बच्चों, अगर इस बॉडी को ग्रेविटी पकड़ के रखती, मींस इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाती, तो इस सरफेस को भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ता। रिएक्शन तब आती है जब एक्शन होगा। मेरे पास ये सपोज मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ये आयरन पार्टिकल मैंने इसके पास लेके जाता हूं, ये बार बार खींचता है। अगर ये वीक है, मींस फोर्स तो लगाता है, अब इसने अट्रैक्ट किया ये, लेकिन मैग्नेट यहां पे रुक गई, यहां रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जितने इसने फोर्स लगाई इनवर्ड डायरेक्शन, उतना ही इसका सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। अगर ऐसा नहीं लगाता तो क्या होता, ये इसके इस कवर को तोड़ के इसके अंदर चला जाता, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। जैसा दलदल में होता है, दलदल में हमारी बॉडी के ऊपर अर्थ तो फोर्स लगाती है डाउनवर्ड, लेकिन दलदल ऊपर की तरफ नहीं लगा पाती।
नहीं लगा पाती, उसी का रीजन है कि हम नीचे जाते रहते हैं। लेकिन अगर सरफेस थोड़ा सा पक्का रहेगा तो वहां पे क्या होगा, जिसके पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हम वहां रुके रहते हैं। जैसे स्प्रिंग ले, रबर ले, आप किसी तार को दें हम आपके हाथ में, आपको तार को बोले खींचो इसको, तो आपसे नहीं खींच पाता है, उतना स्ट्रेच नहीं कर। रबर को बोलते हैं वो खींच लेते हो, क्यों? क्योंकि जब आपको वायर देते हैं तो वायर के पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक्शन रिएक्शन वाली कंडीशन है। लेकिन रबर में वो रिएक्शन उतना नहीं लगा पाता। हाँ, काफी जब स्ट्रेच हो जाता है तब लगाता है, लेकिन खींचते रहोगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहोगे तो ब्रेक हो जाती है। वायर के केस में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए। क्यों ज्यादा फोर्स की जरूरत क्यों पड़ती है ब्रेक करने के लिए? आपको रबर की कोई देते हैं, रबर देते हैं, आप उसको खींच के तोड़ देते हो, फोर्स तो वहां पे भी लगी है, रिएक्शन भी हुई है, लेकिन उतना रिएक्शन रबर ने नहीं लगाया। अब वायर को देते हैं, वायर को खींचना शुरू करते हो, सर ये तो खींच ही नहीं रहा। हमने क्या किया, ट्रैक्टर के पीछे बांध लिया, किसी मशीन के पीछे बांध लिया जो उसको खींच सकती है। अब उसने वो खींचना शुरू किया, तो देखते हैं ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ी उसको ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब रिएक्शन भी ज्यादा लगाई होगी। उसी तरह से अगर ग्रेविटी है तो रिएक्शन भी होगी, हम मान के चलते हैं, हालांकि होती नहीं, यह मिला है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे कि हम मान के चलते हैं कि होती है, और होती है तो क्या होगा, अर्थ ने सपोज यहाँ पे फोर्स लगाया, अगर अर्थ यहाँ पे लगाएगी तो फ्लोर भी तो ऊपर की तरफ लगाएगा, क्योंकि ये बॉडी उसी प्लेन के अंदर है, फ्लोर के अंदर, फ्लोर के ऊपर रखी हुई है। अभी हमें लग रहा है कि ये टेढ़ी है, लेकिन जरा सोचो अगर ग्रेविटी होती इस डस्टर के ऊपर, ये मैग्नेट होती और मैग्नेट इसको चौक को खींचती, तो इस चौक को क्या लगता कि मैं सीधी हूं। इस चौक को अभी हम बोले ये अब सीधी है सर, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा सोचो, नीचे अर्थ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, मैग्नेट इस तरफ खींचती है। अब अगर मैग्नेट की फोर्स इससे ज्यादा होगी नीचे की तरफ, और ये, तो क्या होगा, ये अगर बार बार बाहर जाता है तो अर्थ भी खींचती है, लेकिन थोड़ा सा चल के बार बार फिर यहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये इस चौक को अर्थ का फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होता, इसको कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये वाला। और ये बोलेगी, ये चौक क्या कहेगी सबसे कि मेरे लिए तो मेरी अर्थ ये है और मैं अर्थ पर सीधी हूं, और ये हम सबको देख के क्या बोलेगी कि आप टेढ़े खड़े हो। जैसे अगर इमेजिन करो मन में, बादशाह मूवी को देखो, याद करो, शाहरुख खान दीवार के ऊपर चलता है, वर्टिकल दीवार थी और उसमें मैग्नेट वाले शूज थे उसके पास जो दीवार पे चिपकते थे, याद आ रहा होगा अगर देखी होगी। या खुद भी सोचो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बोर्ड के ऊपर ऐसे चल सकते हैं, हालांकि उसमें मूवी में थोड़ा अलग दिखाया, शूज थे, वरना क्यों, फिर क्या होता, शूज ने सपोज पैरों को तो पकड़ लिया, लेकिन फिर क्या होता, उसकी बॉडी ऐसे लटक जाती इस तरह से, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती। समझ आ रहा है ना? तो खैर वहां पे तो मूवी है, लेकिन हाँ अगर हम दीवार में ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स क्रिएट करेंगे तो फिर ऐसे चल पाना इजी होगा, फिर कोई पर्सन दीवार पे भी चलते हुए ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये वाला फोर्स, डाउनवर्ड वाला तो जीरो फील होगा, उसको ये वाला एक्सपीरियंस होगा, रिजल्टेंट ये, और उसको लगेगा कि अब दुनिया ऐसे हो गई। और वो हम सबको देख के क्या कहेगा, जैसे अभी हम दीवार पे अगर कोई चलने लगे तो हम उसको क्या कहेंगे, अरे देखो ये किस अजीब लगेगा हमें, फिर वो हमें देख के ये बोलेगा कि देखो कैसी दुनिया, ये किस तरह से है। तो जो हमारी लाइफ में हम देखते हैं वो हमें नॉर्मल लगता है, जो कुछ अलग देखेंगे वो अजीब लगता है, सरप्राइज होता है वो हमारे लिए। तो इस तरह से अब कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लें। देखो सही है बात, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड G ऑन द ट्राइंगल। यहां पे एक पार्टिकल और रखा हमने, कितना रखा है, मास 2m का, मैं मीटर में कंसीडर किया लेकिन उसने मास बोला हुआ है। फिर से सुने, एक ट्राइंगल है जिसके 3 मास हैं, तीनों कॉर्नर पे रखे हुए हैं, वर्टिसिस पर हैं, लेकिन एक जो फोर्थ पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2m, वो कहां पे रखा हुआ है, सेंट्रोइड पर। और सेंट्रोइड किस तरह से बनती है किसी ट्राइंगल में,
अगर हम उसके वर्टिसेस को एंगल को डिवाइड करें तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करें सामने वाले साइड पर, है ना, तो जिस पॉइंट पर ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, दैट इज सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड के ऊपर रखा हुआ है और इस सेंट्रोइड के ऊपर कितना मास है, 2m। इसके ऊपर हमें फोर्स को बताना है। अब जरा समझो, अभी एक बच्चे ने बोला कि सर मास तो तीनों इक्वल है, ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में टुवर्ड अपवर्ड, ये भी करेगा और ये भी करेगा, लेकिन ये भी सबको करेगा भाई, ये भी तो करेगा सबको। अब इसके ऊपर लेकिन रिजल्टेंट कितनी बनेगी वो जरा देखना है, तो समझ लेंगे इसको। होगा क्या कि अगर ये वाली यहां पे ये पार्टिकल इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, तो दो का रिजल्टेंट निकालेंगे और दो के रिजल्टेंट को फिर तीसरे से कंपेयर करेंगे। तो इसमें ये बता दूं, अगर किसी ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमेशा फोर्स जीरो आएगी। कैसे जीरो आएगी वो जरा समझे। मैंने बोला कि तीनों साइड एल एल मीटर हैं, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि उसने कहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सही बात है। तो तीनों की साइड इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है, यहां से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यहां से ये वाली। हालांकि इसमें वैल्यू नहीं निकलनी, हमें तो देखना है रिजल्टेंट क्या आएगा, इसमें जीरो आएगा। तो आप क्या कंसीडर करें, इसमें हमने आर लिया तीनों को, यहां से ये वाला आर, ये आर और ये भी आर, ये तीनों आर आर लेके, और वरना तो हम इसको ऐसे कर लेते, अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल अभी तीनों कितने हैं, 60 60, ये 30 हो जाएगा, ये 90, तो ये कितना बचेगा, ये 60, हाँ जी, ए बी 11, तो ये वाला कितना एंगल होगा, 60। तो उस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अगर ये यहां से यहां तक L है तो ये कितना रह जाएगा, L/2। ये बता रहा हूं वैल्यू निकालने का मेथड। पूरी साइड कितनी है, L, तो यहां से ये वाली कितनी बचेगी, L/2, यहां से लेके यहां तक L/2। हमें ये वाली साइड हमें चाहिए, सॉरी हमें ये वाला चाहिए, ये हमें निकालना है। तो क्या यूज कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको L चाहिए, L पता है, L/2 पता है यहां से यहां तक, ये वाली साइड आपको निकालनी, तो निकाल लोगे, ठीक है। अगर आपको ट्राइंगल की साइड पता है, ये निकलने के बाद यहां से ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन फिलहाल अब मैं देखता हूं, तो देखो फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास m एट प्लेस A, तो कितना होगा, F इक्वल्स टू, और इसको मैंने बोला FAG, फोर्स ऑन G ड्यू टू A। लिखने का मेथड ये, जिस पे निकालते हैं उसे बाद में, जिसकी वजह से उसे उसके बाद लिखते हैं। तो FGA, G उसकी वजह से M 2M अपॉन दोनों के बीच का गैप हमने कितना लिया हुआ है, R²। अभी फिलहाल R से ही काम चल जाएगा क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो आएगा, ये आ गया। उसी तरह से इसका निकाल लें, F फोर्स ऑन मास 2M प्लेस एट सेंट्रोइड ड्यू टू मास M प्लेस एट C, या B पे निकाल लो, चलो उसकी भी वैल्यू इतना ही आएगी, M 2M अपॉन R², और तीसरे की वैल्यू भी इतना ही आएगी, GC इक्वल्स टू GM 2M अपॉन R²। अब बोले सर तीनों का रिजल्टेंट जीरो कैसे हो सकता है, ये भी उतने फोर्स से, ये भी उतने फोर्स से, वो भी उतने। अब जरा इसका जरा सोचो, अलग से डायग्राम दिमाग में सोचना। मैं पहले क्या करूंगा, इस फोर्स की और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालूंगा। तो याद रखो इन दोनों का ये वाला जो एंगल बनेगा, तीन फोर्स हमारी इस तरह से हैं, फिलहाल इस तरह से, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाला, देखो ये और ये तीनों एंगल इक्वल होंगे, और टोटल कितना होता है 360। 360 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा, 120।
दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 120, और ये कितनी फोर्स है एफ जी ए, ये कितनी फोर्स है एफ जी सी, और ये कितनी फोर्स है एफ जी बी। इन दोनों का निकालें, और इसको मैंने बोला F1 इक्वल टू किस किस का रिजल्टेंट एफ जी ए प्लस एफ जी सी। इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा 2 FGA FGC और cos 120। ये समझ आ गया होगा अगर बच्चों को ध्यान होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच कितना एंगल है 120 आ गया। तो कितनी वैल्यू है इसकी, दोनों की वैल्यू सेम है, और मैंने दोनों की वैल्यू को सपोज f बोल दिया, f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, भाई दोनों की वैल्यू वही है ना, इसको मैंने f बोल दिया, इसको भी f बोल दिया, और इसको भी f बोल दिया। तो ये और ये कितना आ गया, ये भी f ये भी f, 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है cos 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, वेरी गुड, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू कैसी है माइनस में, तो क्या बचता है f स्क्वायर, रूट के अंदर वैल्यू कितना आ गई खाली f, वैल्यू f आई या नहीं आई। अब जरा सोचो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दोनों की वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा लगभग 60 पर। इसके लिए फॉर्मूला था, ये भी आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो, tan अल्फा करके फॉर्मूला था, क्या था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, दोनों के बीच का। तो इसमें 60 आएगा अल्फा की वैल्यू, अगर ये 60 आ गया एक से, किसी एक से 60 आएगा तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब जरा सोचो एफ जी को कितना बोला है आपने एफ, जी ए को भी एफ, क्योंकि तीनों की वैल्यू एक ही थी, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये भी एफ, तो इस डायरेक्शन में भी एफ आ गया, इस डायरेक्शन में भी एफ, तो मिलेगा क्या, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन जी कितना आएगा बच्चों, देयरफॉर रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट फोर्स, अरे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा F माइनस एफ इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 फोर्स आएगी। लेकिन उसने दूसरे पार्ट में बोला है, अब इस बार खेल में मजा आएगा, उसने बोला है इफ व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। अगर इस पर पहली कंडीशन में तो ये वाली है 0 आता है, उसने बोला सेकंड पार्ट में अगर हम इसको डबल कर देंगे तो कितनी होगी, अगर हम m वाली फोर्स को डबल करेंगे तो कितना होगा वो जरा सोचना है। अब इस बार खेल में मजा आने वाला है बच्चों। तो इस बार क्या करोगे, इस बार आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो जो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर आपने ये निकाल लिया तो जरा सोचो, इस m की जगह अभी क्लियर कर लेंगे, यहीं पे बहुत इजी है, आपकी 2 हो जाएगा यहाँ पे, भाई m की जगह 2m, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 2f, और इन दोनों का रिजल्टेंट जैसे हमने इनका और इनका निकाला था ये क्या आया था f, उसी तरह से इसका और इसका रिजल्टेंट निकलेगा इसी मेथड से। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, जरा समझो।